नमस्ते साथियों, मैं गजेंद्र जाखड़, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। कल हमने बात की कि आने वाले दिनों में हम हिंदी साहित्य इतिहास शुरू करेंगे। तो आज पहला दिन है, तो और आज मैं शुरू कर रहा हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, और हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में सबसे पहला प्रयास जो है अपने गारशा दे तासी का है, जो एक फ्रेंच विद्वान है। उन्होंने इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ 1839 ईस्वी में लिखा। तो अपन बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का पहला प्रयास। साहित्य इतिहास लिख रहे हैं ना, हिंदी साहित्य इतिहास, ठीक है। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का पहला प्रयास। यदि वीडियो आपको थोड़ा धीमे लग रहा है तो आप स्पीड अपने वीडियो की बढ़ा सकते हैं, जिससे आप आराम से जैसे आपको सुविधा लगे। पहला प्रयास है गारशा दे तासी का। ध्यान याद रहे, इनके ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। बड़ी बात है कि ये फ्रेंच विद्वान थे। कौन थे? फ्रेंच विद्वान। तो सीधी सी बात है, इस ग्रंथ की भाषा भी कौन सी होगी? फ्रेंच भाषा। तो याद रही, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया और प्रकाशन 1839 में। लेकिन ये दो भागों में है। कितने भागों में है भाई? दो भागों में है। और पहले भाग का प्रकाशन हुआ 1839 ईस्वी में, दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ आपके 1847 ईस्वी, ठीक है। पहले भाग का प्रकाशन 1839, दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में। फिर इसका दूसरा संस्करण निकलता है। जैसे किताबों के अनेक संस्करण निकलता है ना, पहला दूसरा तीसरा, उसी प्रकार इसका द्वितीय संस्करण जब निकला तो इसके भाग हो गए 3। कितने भाग हो गए भाई? 3 भाग हो गए। और तीसरा भाग का प्रकाशन हुआ 1871 ईस्वी में। और इसको प्रकाशक करने वाली जो थी, प्रकाशक कहाँ से हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। तो ब्रिटेन आयरलैंड की इसका प्रकाशक या इसका प्रकाशन ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति ने प्रकाशन किया। प्राच्य साहित्यक अनुवादक समिति ने समिति की ओर से, इस समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशन हुआ। इस समिति की ओर से प्रकाशन कहाँ हुआ भाई? पेरिस में। ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में इसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद एक बात आती है, इसमें 2 टेक्निकल शब्द है, एक है एंदुई, दूसरा है हिंदुस्तानी। एंदुई का अर्थ है हिंदवी, जिसे हम हिंदी से लेते हैं। गारशा दे तासी एंदुई को हिंदवी कहता था। और हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी, गंगा जमुनी तहजीब की रक्षक उर्दू। तो अपन मानते हैं हिंदी उर्दू 2 बहनें हैं, वो अलग बात है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कमियां क्या रही? और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है हमारे हिंदी साहित्य इतिहास की कि गारशा दे तासी ने लिखा ग्रंथ, वो फ्रेंच विद्वान ने। हिंदी भाषा का कोई विद्वान पहला ऐसा लिखने वाला नहीं मिला। तो इसमें काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। काल विभाजन व नामकरण का प्रयास नहीं किया। ध्यान रखना, प्रयास नहीं किया। इसमें कालों का विभाजन इसमें नहीं किया। आदि भक्ति रीति आधुनिक होता है, उसमें इसने काल विभाजन बिल्कुल भी नहीं किया।
और कालों का नामकरण भी नहीं किया। काल विभाजन मतलब किस काल से कहाँ तक, किस सन से कहाँ तक कौन से मतलब काल को रखना है वो भी नहीं, और आदि भक्ति रीति जैसा कोई नाम भी इसने नहीं दिया। और दूसरी बात, इसने प्रवृत्तिगत जो कवि थे उनकी प्रवृत्तिगत विवरण भी नहीं दिया, प्रवृत्तिगत विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया। तो ये दो इसकी कमियां हैं इस ग्रंथ की, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और ये पूछी भी जाती है कई बार। आगे आपके इसमें के कुल कितने कवि हैं, तो याद रखें कुल 738 कवियों का विवरण दिया गया है, ऐसे कुछ विद्वान साथी बताते हैं। और जिसमें 72 हिंदी के कवि है, 72 हिंदी के और शेष उर्दू के कवि। 72 हिंदी के, 72 हिंदी के और शेष उर्दू के कवि है। और उसके बाद बात आती है इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। इसका हिंदी अनुवाद करने वाले विद्वान थे लक्ष्मी सागर वासनाई। लक्ष्मी सागर वासनाई उन्होंने नाम दिया, जो अनुवाद किया उसका, हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास। और इसका हिंदुई साहित्य का इतिहास का प्रकाशन हुआ 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। लक्ष्मी सागर वासनाई ने किया हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसका पहला अनुवाद इन्होंने किया हिंदी में। तो अपने एक बात और रहेगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अपने मैं इसलिए नोट्स बना कर लाता हूँ, कुछ भूले नहीं अपन, क्योंकि लिखाते समय सारी बातें याद आना ज़रूरी नहीं है, और मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन गलत कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, यही आप विश्वास रखें इतना मेरा, ठीक है। तो इसमें हिंदी उर्दू कवियों को अंग्रेजी वर्णक्रमा अनुसार प्रस्तुत किया। अंग्रेजी वर्णक्रमा अनुसार, अंग्रेजी में वर्ण होता है ना ABCD, इस प्रकार, जैसे कबीर को पहले रखा, ठीक है, उसके बाद में तुलसी को ले लिया, फिर बिहारी को ले लिया, ऐसे। तो हिंदी उर्दू कवियों को अंग्रेजी वर्णक्रमा अनुसार प्रस्तुत किया। ठीक है। तो सीधी सी बात है, कौन सी पद्धति अपने इन्होंने साहित्य इतिहास लिखने में। साहित्य इतिहास की एक पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। तो पहली बार इस पद्धति का प्रयोग घासादेव तासी ने किया, और वर्णानुक्रम पद्धति में ही ये इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ। तो अपने लगभग इस बारे में पढ़ लिया। कोई पीछे मुझे नहीं लगता कुछ पीछे छूटा है घासादेव तासी के संबंध में। अगर कुछ और मिलेगा तो कभी पॉइंट नोट डाउन करवा दूंगा। तो साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का पहला प्रयास है, फ्रेंच विद्वान है, भाषा फ्रेंच है, ग्रंथ का नाम ये है, इसके 2 टेक्निकल वर्ड है, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद इसका सिर्फ केवल प्रकाशन वर्ष पूछे कि इसका प्रकाशन कब हुआ, तो आपको 1839 वाली बात बतानी है। और पूछा जाए और डिटेल में पूछे तो इसके 2 भाग है, पहला भाग 1839, दूसरा भाग 1847। फिर इसका दूसरा संस्करण निकला, द्वितीय संस्करण निकला, और जिनमें इसके भाग हो गए 3, और इसका प्रकाशन 1871 में हुआ। इसका जो प्रकाशक करने वाली संस्था है वो ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में इसका प्रकाशन किया गया। इस ग्रंथ की कमी है कि काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं है, प्रवृत्तिगत विवरण भी नहीं दिए गए हैं कवियों के कि किस कवि की क्या विशेषता है। कुल 738 कवियों के साथ हिंदी के केवल 72 कवि है, और बाकी 72 कवि और शेष कवि उर्दू के हैं, क्योंकि यह हिंदी से नफरत करता था, यह घासादेव तासी हिंदी को गालियाँ देता था। इसके कई पत्र व्यवहार हुए थे हिंदी के लेखकों से, तो ये उनको पता नहीं क्या क्या कहता था, ठीक है। और इसका जो अनुवाद है वो हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वासनाई ने किया हिंदी अनुवाद, और जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। इसमें हिंदी उर्दू कवियों को अंग्रेजी वर्णक्रमा अनुसार प्रस्तुत किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है।
ध्यान रखना, काल विभाजन नामकरण का प्रयास नहीं हुआ है, न प्रवृत्तिगत विभाजन है। ग्रंथ का नाम और लेखन परंपरा का पहला प्रयास है और फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच भाषा थी और प्रकाशन 1839 ईस्वी। ये बातें आपको याद रखनी है और बार बार इसे रिवीजन करते जाएं। अगला हम पढ़ते हैं शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर ने गारसा दे तासी की परंपरा को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने भी लिखा हिंदी में ग्रंथ है, लेकिन वर्णा अनुक्रम पद्धति अपनाई। तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ध्यान से सुने, हो सकता है कुछ बोल दूँ और कुछ लिख नहीं पाऊँ, ठीक है। वैसे लिखवा दूंगा, चिंता मत करिए, इसलिए मैं नोट्स लेकर आया हूँ। और एक आप अपनी स्पीड, जो वीडियो की स्पीड है अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं, हो सकता है मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ। दूसरे विद्वान है आपके शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गारसा दे तासी की परंपरा को आगे बढ़ाया। गारसा दे तासी की परंपरा को आगे बढ़ाया। आज थोड़ा वीडियो लेट बन रहा है क्योंकि वीडियो बनाकर डिलीट हो गया था, बना हुआ वीडियो डिलीट हो गया। गारसा दे तासी की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया और इनके ग्रंथ का नाम था, जो हर व्यक्ति के ज़बान पर है क्योंकि इनके नाम पर इनका ग्रंथ है, शिव सिंह सरोज। बस सरोज नाम जोड़ा है, मुझे लगता है इनकी कोई प्रेमिका रही होगी पता नहीं क्या रहेगी, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन शिव सिंह सरोज है। और इसका प्रकाशन जो है 1883 ईस्वी, जिसे अपन आम भाषा में 1883 बोलते हैं अपनी भाषा में। तो 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और जो प्रकाशक करने वाली संस्था थी, किसने प्रकाशन किया, प्रेस कौन सा था, प्रेस तो वो था नवल किशोर प्रेस लखनऊ। किसने प्रकाशन किया, नवल किशोर प्रेस लखनऊ। ध्यान रहे, नवल किशोर प्रेस लखनऊ। और इसमें 1 सहस्र भाषा कवियों, ध्यान रखना, 1 सहस्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया। जीवन चरित्र व उनकी कविताओं के उदाहरण, कवि थे तो कविता तो थोड़ी बहुत लिखी होगी, तो कविताओं के उदाहरण दे रखे हैं। 1 सहस्र ये संख्या डॉक्टर नगेंद्र ने बताई है। कुछ में 952 भी बताते हैं, ठीक है, 952 एग्जैक्ट बताते हैं कि 952 कवि थे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं मिला मुझे। वही सरस्वती पांडे नेट ये बताती है, दृष्टि की पुस्तक बताती है, सब गाइड है 952 बताती है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे कि मैं 952 कह सकूँ। लेकिन 1 सहस्र कवि, एक सहस्र मतलब 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण भाषा कवियों के, ये ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है। हम किसी भी प्रश्न में कोई रिट लगाते हैं तो उसमें हमें डॉक्टर नगेंद्र को आधार बनाना पड़ता है, न कि सरस्वती पांडे आपकी कोई गाइड। दूसरा, ये हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी भाषा में लिखा गया और वही वर्ण अनुक्रम पद्धति अपनाई गई, वर्ण अनुक्रम पद्धति अपनाई गई। ये लिखने की पद्धतियाँ होती है 2-4, उसके बाद हमने बात नहीं की, कभी करेंगे वर्ण अनुक्रम पद्धति। लेकिन ये तो आप जानते हैं वर्ण अनुक्रम पद्धति किसे कहते हैं, ABCD के वर्ण क्रमानुसार लिखना, लेकिन ये हिंदी भाषा में था तो अ क ख ग क्रम में लिखा गया। इसकी भी वही कमी है, काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया इसने भी काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। काल विभाजन व नामकरण का प्रयास नहीं किया, काल विभाजन व नामकरण का प्रयास नहीं किया। बड़ी चीज़ ये बाद के इतिहासकारों के लिए आधार ग्रंथ रहा। मतलब बाद के इतिहासकार जो भी थे, जिन्होंने आचार्य शुक्ल जैसे विद्वानों ने लिखे, उन्होंने इस ग्रंथ को आधार ग्रंथ के रूप में काम में लिया।
तो ये बात है। और इसमें वीडियो बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं BR गोदारा साहब, जो मेरे रूम पार्टनर है। उनका बड़ा त्याग है, वो पैरों पर खड़े हैं अभी, तो उनका धन्यवाद बनता है। मैं तो दूँ नहीं दूँ, लेकिन आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि रूम में एक प्राइवेसी होती है, वो उस प्राइवेसी में वो दखल अंदाजी करने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और तो मैं भी कहता हूँ भूम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन बात करते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने गाशादे तासी की परंपरा को आगे बढ़ाया। शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। प्रकाशक नवल किशोर प्रेस लखनऊ। इन्होंने एक सहस्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र और कविताओं के उदाहरण दिए। हिंदी भाषा में लिखा गया है, वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गई है, काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया है, और बाद के इतिहासकारों के लिए आधार ग्रंथ रहा है। ये अपने 2 इतिहास ग्रंथ पढ़े। आज शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पहले वीडियो बना चुका था। वीडियो कुछ तकनीकी खामी की वजह से वीडियो डिलीट करना पड़ा या डिलीट हो गया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए साथ में, और मेरे साथ जुड़िए।